एक ऐसी अदाकारा जिसने सिर्फ कुछ ही सालों में बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लिया, जिसकी मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे और जिसकी खूबसूरती की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फिल्म प्रेमियों के बीच होती थी। जब वो स्क्रीन पर आती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया ठहर गई है। उनके गाने, उनकी अदाएं, उनकी मासूमियत, सब कुछ लोगों के दिलों में बस गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका करियर बहुत छोटा था, बेहद छोटा। फिर भी इतने कम समय में उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी स्थापित हीरोइनों को भी चुनौती दे दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और महज 3 साल के अंदर करीब 20 फिल्मों में काम करके जबरदस्त शोहरत हासिल कर ली। इतनी कम उम्र में उन्होंने वो मकाम पा लिया था जिसके लिए लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कम उम्र में ही उन्होंने जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर शादी भी कर ली। सब कुछ एक सपने की तरह चल रहा था, करियर, शोहरत, प्यार, सब कुछ। लेकिन फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन अगर उसने मुझे जान देने से रोका नहीं तो मेरा फोटो तो भरी जवानी में दीवार पर लटक जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उनके नए नवेले पति पर ही उनकी हत्या का आरोप लग गया। क्या यह एक हादसा था? क्या उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी या फिर इसके पीछे था कोई बड़ा राज? क्या अंडरवर्ल्ड का भी इस कहानी से कोई कनेक्शन था? और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी मौत के सिर्फ 5 साल बाद ही पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी। बैठते, सोते, जागते याद ही तो करती रहती हूँ। आज तक यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आखिर कौन थी यह खूबसूरत अदाकारा? क्या हुआ था उस रात और क्यों आज भी उनकी मौत के पीछे का सच पूरी तरह सामने नहीं आ पाया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। अब तक आप में से ज़्यादातर दर्शक समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 90 के दशक में एक खुशबूदार हवा के झोंके की तरह बॉलीवुड में आई मासूम चेहरे वाली अभिनेत्री दिव्या भारती की। 1990 के दशक में अपनी मासूमियत, खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के दम पर दिव्या भारती ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में अफसर थे और उनकी मां मीता भारती एक गृहिणी थी। दिव्या ने केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। जब उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे तो उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश भी शुरू कर दी। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कई निर्माताओं और निर्देशकों को उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा। साल 1988 में फिल्म निर्माता नंदू तोलानी अपनी फिल्म गुनाहों का देवता बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दिव्या को इस फिल्म के लिए बतौर हीरोइन साइन भी कर लिया। उस समय दिव्या पढ़ाई कर रही थी और फिल्म के हीरो मिथुन चक्रवर्ती के मुकाबले काफ़ी छोटी लग रही थी, इसीलिए बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। इसके बाद यह फिल्म संगीता बिजलानी को लेकर पूरी की गई और 1990 में रिलीज हुई। उसी दौर में फिल्म निर्देशक कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस फिल्म से भी बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया। जब दिव्या को महसूस हुआ कि मुंबई में उन्हें काम मिलने में काफ़ी समय लग सकता है तो उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया।
दक्षिण भारत में 4 प्रमुख भाषाओं में बड़ी संख्या में फिल्में बनती थी और वहां प्रतिस्पर्धा भी थोड़ी कम थी। दिव्या को पहली फिल्म तेलुगु भाषा में मिली बोबिली राजा, जिसे मशहूर निर्माता डी रामानायडू ने अपने बेटे दग्गुबाती वेंकटेश के साथ बनाया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी के साथ दिव्या भारती साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उन्हें एक तमिल फिल्म मिली जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन जल्द ही उन्हें 2 और तेलुगु फिल्में मिलीं जिन्होंने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये फिल्में थी असेंबली राउडी, जिसमें उनके साथ मोहन बाबू थे, और राउडी अल्लुडू, जिसमें उन्होंने मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ काम किया। इन फिल्मों की सफलता के बाद दिव्या भारती तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी, लेकिन उनका असली सपना तो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना था। जल्द ही दिव्या भारती को बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का बड़ा मौका भी मिल गया। साल 1991 के आसपास मशहूर फिल्म निर्माता गुलशन राय के बेटे राजीव राय एक मल्टी स्टारर फिल्म बना रहे थे, विश्वात्मा। इस फिल्म में 3 हीरो और 3 हीरोइनें थी। अभिनेता सनी देओल के अपोजिट दिव्या भारती को कास्ट किया गया। फिल्म का गाना 7 समंदर पार जबरदस्त हिट हुआ और देखते ही देखते दिव्या की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इस फिल्म के रिलीज होने के ठीक अगले हफ्ते दिव्या की एक और बॉलीवुड फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसके गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए और इसे एक म्यूजिकल फिल्म के रूप में याद किया गया। इसके कुछ ही समय बाद निर्देशक डेविड धवन की फिल्म 16 और शबनम रिलीज हुई। इस फिल्म को बॉलीवुड में दिव्या भारती की पहली बड़ी हिट माना जाता है। तुझे पहचान लिया रे, डोले डोले दिल मेरा डोले डोले डोले। फिल्म में उनके साथ गोविंदा नजर आए थे और उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। साल 1992 दिव्या भारती के करियर का सबसे शानदार दौर साबित हुआ। उसी साल शाहरुख खान ने भी फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी दिव्या भारती। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उस समय दिव्या की उम्र महज 18 साल थी। फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। इसी साल उनकी कई और फिल्में भी रिलीज हुई, जिनमें जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना प्रमुख थी। इसके अलावा उन्होंने अभिनेत्री और निर्देशक हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है में भी एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसमें दिव्या के अभिनय की काफ़ी सराहना हुई। जब दिव्या बॉलीवुड में लगातार व्यस्त होती जा रही थी, तब दक्षिण भारत से उनके प्रशंसकों के हजारों पत्र आने लगे। इसे देखते हुए दिव्या ने घोषणा की कि वह हर साल कम से कम एक तेलुगु फिल्म जरूर करेंगी। इसी क्रम में उन्होंने निर्देशक ए रेड्डी की फिल्म चिट्टेम्मा मोग्गुडू में अभिनेता मोहन बाबू के साथ काम किया। यह फिल्म 1993 की शुरुआत में रिलीज हुई और दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को नंदी स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी मिला। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म क्षत्रिय दिव्या भारती की आखिरी फिल्म साबित हुई। दुर्भाग्यवश इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत बेहद रहस्यमयी और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। आज के इस वीडियो में हम दिव्या भारती की मौत से जुड़े उन सभी पहलुओं और चर्चाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन पर आज तक पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन उनकी मृत्यु की कहानी समझने से पहले हमें उस राज के बारे में भी जानना होगा जो लंबे समय तक छिपा रहा। दरअसल दिव्या भारती ने साल 1992 में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से गुपचुप शादी कर ली थी। यह शादी इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, यानी उनका निकाह कराया गया था। निकाह से पहले दिव्या ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और निकाहनामा में अपना नाम सना नाडियाडवाला दर्ज कराया था। दिलचस्प बात यह थी कि साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर शादी तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान अभिनेता गोविंदा ने ही दिव्या की मुलाकात अपने दोस्त साजिद से करवाई थी।
साजिद नाडियाडवाला मूल रूप से गुजरात के नाडियाड गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दादा अब्दुल करीम नाडियाडवाला 1950 और 1960 के दशक में बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता रहे थे और उन्होंने कई फिल्में बनाई थी। साजिद ने अपनी नई पत्नी दिव्या भारती के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट्स वर्सोवा में एक फ्लैट की व्यवस्था कर रखी थी। दिलचस्प बात यह थी कि इस फ्लैट का रजिस्ट्रेशन ना तो साजिद के नाम पर था और ना ही दिव्या के नाम पर, लेकिन दोनों वहीं रहते थे और उसी को अपना घर मानते थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद में शूटिंग पूरी करके मुंबई लौटी थी। उसी दिन उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदने की डील भी फाइनल की थी। दिव्या बेहद खुश थी क्योंकि महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कमाई से मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर लिया था। अब बात करते हैं उस रात की कहानी की जो पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया में सामने आई। 5 अप्रैल की शाम को दिव्या की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ उनसे मिलने फ्लैट पर आई थी। पुलिस के मुताबिक दिव्या के पति और फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला अपनी आने वाली फिल्म आंदोलन में दिव्या को कास्ट करने की योजना बना रहे थे और उसी फिल्म के कॉस्ट्यूम को लेकर चर्चा करने के लिए नीता लुल्ला वहां पहुंची थी। पुलिस के अनुसार ये तीनों लगभग 3 घंटे तक साथ बैठे रहे और इस दौरान उन्होंने शराब भी पी थी। बताया जाता है कि उसी शाम दिव्या के भाई कुणाल भारती भी फ्लैट पर आए थे, लेकिन कुछ समय बाद वे वहां से चले गए। उस वक्त फ्लैट में कुल 4 लोग मौजूद थे। नीता लुल्ला, उनके पति श्याम लुल्ला, घर की नौकरानी अमिता भारती और खुद दिव्या भारती। अमृता काफ़ी समय से दिव्या के माता पिता के यहाँ काम करती थी और उस रात वह रसोई में सबके लिए स्नैक्स तैयार कर रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे दिव्या रसोई के सामने बनी एक खिड़की पर जाकर बैठ गई। उस खिड़की में कोई लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के बाहर नीचे की ओर लगभग 1 फीट चौड़ी जगह थी जिस पर कोई भी बैठ सकता था। बताया जाता है कि वहां बैठते समय दिव्या का संतुलन बिगड़ गया और वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। आवाज़ सुनते ही नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और नौकरानी अमृता तुरंत नीचे दौड़े। नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दिव्या बेहोश पड़ी थी, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। तीनों ने मिलकर उन्हें कार में बिठाया और पास ही स्थित कूपर हॉस्पिटल मुंबई ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दिव्या को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और 6 अप्रैल को दिव्या का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया। अगले दिन 7 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच की। करीब 5 साल तक जांच चलने के बाद आखिरकार इसे एक दुर्घटना यानी एक्सीडेंट मानते हुए केस को बंद कर दिया गया। हालांकि दिव्या भारती की मौत को लेकर आज भी कई सवाल और कई तरह की थ्योरियां सामने आती रहती है। उनके चाहने वालों के मन में आज भी यह रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। दिव्या भारती की मौत के बाद उस दौर में मीडिया में कई तरह की कहानियां और अटकलें सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे दुखद हादसा बताया तो कुछ के अनुसार यह एक साजिश या हत्या का मामला हो सकता था। वहीं कुछ लोगों का यह भी दावा था कि अभिनेत्री दिव्या भारती ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। इन दावों के पीछे यह तर्क दिया गया कि वह अपने पति साजिद नाडियाडवाला के साथ वैवाहिक जीवन में खुश नहीं थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अगर उस रात के घटनाक्रम को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहला सवाल उठता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला को लेकर। मीडिया में उस समय यह कहा गया कि नीता लुल्ला दिव्या भारती की फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, लेकिन जब दोनों की फिल्मोग्राफी को ध्यान से देखा जाता है तो यह दावा पूरी तरह सही नहीं लगता। जिन फिल्मों में दिव्या भारती ने काम किया उनमें से केवल एक फिल्म में ही नीता लुल्ला की सेवाएं ली गई थी और वह फिल्म थी दिल आसना है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में दिव्या मुख्य अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी। यह भी कहा गया कि नीता लुल्ला उस रात साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम को लेकर चर्चा करने के लिए दिव्या के घर आई थी, लेकिन जब साल 1995 में यह फिल्म रिलीज हुई तो इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रवि जगताप थे, न कि नीता लुल्ला। इस तथ्य ने उस समय कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब बात करते हैं दिव्या के घर में काम करने वाली नौकरानी अमिता भारती की।
बताया जाता है कि उस रात वह फ्लैट में मौजूद थी और रसोई में स्नैक्स बना रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस ने उनका विस्तृत बयान कभी सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं किया। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि दिव्या की मौत के लगभग 1 महीने बाद ही अमृता की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। जिस खिड़की से दिव्या गिरकर नीचे पहुंची थी, उसके दरवाजों में आमतौर पर स्टॉपर लगे रहते थे ताकि वे अचानक न खुले। लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पता चला कि उन दरवाजों के स्टॉपर निकाल दिए गए थे। कुछ लोगों ने यह आशंका जताई कि जब दिव्या भारती खिड़की पर बैठी होंगी तो उन्होंने सहारे के लिए दरवाजों पर टिकने की कोशिश की होगी, लेकिन स्टॉपर ना होने की वजह से दरवाजे अचानक खुल गए होंगे और उनका संतुलन बिगड़ गया होगा, जिससे वह नीचे गिर गई। हालांकि पुलिस जांच में यह कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन दरवाजों के स्टॉपर आखिर किसने हटाए थे। यही वजह है कि आज भी दिव्या भारती की मौत से जुड़े कई सवाल पूरी तरह से अनसुलझे ही रह गए हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से दिव्या भारती नीचे गिरी थी। यह जगह तुलसी अपार्टमेंट्स वर्सोवा की पार्किंग थी। आमतौर पर उस पार्किंग में किसी न किसी निवासी की कार खड़ी रहती थी। ऐसा बहुत कम होता था कि रात 10-11 बजे तक वहां कोई गाड़ी न हो, लेकिन उस रात पार्किंग पूरी तरह खाली थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर वहां कोई कार खड़ी होती तो दिव्या उसकी छत पर गिरती, न कि सीधे कंक्रीट के फर्श पर। ऐसे में उन्हें कम चोट लगती और शायद उनकी जान भी बच सकती थी। एक और सवाल उस समय उठा। कहा जाता है कि दिव्या के भाई कुणाल भारती घटना से लगभग आधा घंटे पहले ही फ्लैट से निकल गए थे। ऐसे में यह तर्क दिया गया कि उसके बाद दिव्या ने इतनी ज़्यादा शराब नहीं पी होगी कि उनका संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाए। इसीलिए पुलिस की उस थ्योरी पर भी सवाल उठे जिसमें कहा गया था कि दिव्या नशे की हालत में संतुलन खो बैठी। हत्या की थ्योरी के पीछे भी 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की चर्चाएं थी और कथित तौर पर दिव्या को इस बारे में पता चल गया था। कुछ लोगों का दावा था कि वह इस संबंध को उजागर करने की बात कह चुकी थी। दूसरी वजह यह बताई गई कि उस समय दिव्या का स्टारडम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह कई स्थापित अभिनेत्रियों के लिए नंबर 1 की दौड़ में बड़ा खतरा बन चुकी थी। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी लोकप्रियता के कारण उन फिल्मों को भी नुकसान हो रहा था जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था। वहीं आत्महत्या की थ्योरी भी खूब चर्चा में रही। मीडिया में यह कहा गया कि शादी के बाद दिव्या और साजिद के रिश्ते में तनाव रहने लगा था। इसी तनाव की वजह से दिव्या ने शराब पीना शुरू कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वह नशे में थी और उन्होंने 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी को भी स्वीकार नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस रात दिव्या ने साजिद को फोन करके घर आने के लिए कहा था। बताया जाता है कि जब साजिद ने आने से मना किया तो दिव्या ने गुस्से में यह तक कह दिया था कि अगर वह 10 मिनट के अंदर घर नहीं पहुंचे तो फिर कभी उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे। जब दिव्या नीचे गिर गई तो नीता लुल्ला, उनके पति श्याम लुल्ला और नौकरानी अमृता उन्हें तुरंत पास के कूपर हॉस्पिटल मुंबई ले गए। उस समय इस अस्पताल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती थी और कुछ लोग इसे सेलिब्रिटी मामलों में विवादों से जुड़ा मानते थे। जब दिव्या की मौत की खबर उनके परिवार को दी गई तो उनके पिता ओम प्रकाश भारती और भाई कुणाल भारती जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनकी मां मीता भारती काफ़ी देर बाद वहां पहुंची। उनके देर से पहुंचने का कारण कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों के अनुसार जब दिव्या की मां वहां पहुंची तो उन्हें देखते ही पिता और भाई ने भावुक होकर कहा, आखिर तुमने इसकी जान ले ही ली। हालांकि बाद में परिवार के किसी भी सदस्य ने इस कथन के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। इस पूरे मामले में दिव्या का अंतिम संस्कार भी चर्चा का विषय बना। खबरों के मुताबिक शादी के समय दिव्या ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया था। इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार विले पार्ले में किया गया। उन्हें एक हिंदू दुल्हन की तरह सजाकर विदाई दी गई।
उस समय कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि शव का अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए और किसी तरह के सबूत ना बचे। हालांकि यह बातें सिर्फ अटकलें ही रही और कभी साबित नहीं हो सकी। दिव्या भारती की मृत्यु के बाद उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, रंग, शतरंज और थोली मुद्दू। इनमें से फिल्म रंग सुपरहिट साबित हुई। बाद में एक बयान में दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने कहा कि उनकी बेटी की मौत एक हादसा थी और उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। मुंबई पुलिस ने भी करीब 5 साल की जांच के बाद साल 1998 में इस मामले को एक एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए केस बंद कर दिया। इस तरह आज तक यह रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया कि दिव्या भारती की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस मामले से जुड़ी आपके पास कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट में ज़रूर साझा करें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट पंकज को इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सोचेंगे तुम्हें प्यार